1990 में उसने एक आतंकवादी संगठन बनाया जो कश्मीर का एक जाना पहचाना आतंकवादी संगठन है हिजबुल मुजाहिदीन, और उसने अपना नाम बदल के रखा सैयद सलाउद्दीन। कश्मीर की कली हूँ मैं, मुझसे न रूठो बाबूजी, मुरझा गई तो फिर न खिलूंगी, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। कश्मीर की कली का ये गाना कहीं हद तक सच भी लगता है। कश्मीर जो भारत का ताज है, 1948 से भारत का भिन्न हिस्सा है, और कश्मीर के अंदर भारत सरकार की इतनी भूमिका रही है कि वहाँ पर किसी ज़माने में हर दूसरी बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग होती थी। लेकिन फिर 90 के दशक में ऐसा क्या हुआ कि कश्मीर जल उठा, और ऐसा जला कि आज करीब करीब 35 साल से ज़्यादा हो गया हम कश्मीर की उस आग को बुझाने की मशक्कत करते जा रहे हैं। भारत सरकार ने कश्मीर और जम्मू की विधानसभा के इलेक्शन डिक्लेयर किए हैं, उनके इलेक्शन होने वाले हैं। यहाँ से हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीर अब नई शुरुआत करेगा और भारत के दूसरे राज्यों की तरह ही शांति प्रिय ढंग से भारत के साथ विकसित भारत की यात्रा में आगे बढ़ेगा। लेकिन आज हम बात करेंगे उन कारणों की जिसके कारण कश्मीर में ये हालात पैदा हुए। राजनीतिक पंडितों की नज़र में ऐसे कुछ कारण हैं, जैसे 1984 में कश्मीर का तख्ता पलट, 1987 के कश्मीर के विधानसभा चुनाव में हुई धांधली, 1989 में देश के गृह मंत्री की बेटी रुबैया सईद का अपहरण और उसके बाद आतंकवादियों की रिहाई, या 1990 में कश्मीरी पंडितों का वहां से पलायन। उसके बाद ही मई में कश्मीर के सबसे बड़े धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक की हत्या। ऐसे कई घटनाक्रम हुए जिसके बाद कश्मीर जल उठा। लेकिन राजनीतिक पंडितों और एनालिसिस करने वाले लोग ये मानते हैं कि इन सब के जो प्रमुख टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि 1987 के चुनाव में सत्ताधारी पार्टी ने चुनाव में धांधली की, और इस धांधली की बातें नेशनल से लेकर इंटरनेशनल मीडिया सब ने कबूल की है। आगे जाके कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी दबी जबान में इस बात को स्वीकार किया था। इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सिलसिलेवार पूरे घटनाक्रम की हम बात करते हैं। कश्मीर में अलगाववादी संगठन शुरू से थोड़े थोड़े एक्टिव रहे हैं। जमात इस्लामी करके एक संगठन हुआ करता था जो कश्मीर में अलगाव की आग फैला रहा था, लेकिन उसका इम्पैक्ट कश्मीर और कश्मीरी लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं था। 1984 में जब उस वक्त फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, तब फारूक अब्दुल्ला के ही बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह वो अपने 12 विधायकों के साथ अलग हो गए और सरकार गिरा दी और कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। उस वक्त केंद्र में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। लेकिन कुछ महीने बीते और इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और फिर प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। उस वक्त कश्मीर में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। जी हाँ दोस्तों, पीडीपी जो कश्मीर का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी इस आज की डेट में प्रमुख है महबूबा मुफ्ती, उनके पिता उस जमाने में कांग्रेस के कश्मीर के बड़े कद्दावर नेता थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। मुफ्ती मोहम्मद सईद को ये सेटलमेंट कुछ ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा था। वो बड़े इनसिक्योर फील कर रहे थे, लेकिन मौके की तलाश में थे। मौका उनको मिला भी। 1 फरवरी 1986 में राजीव गांधी ने अयोध्या के मंदिरों का ताला खुलवाया था, और ताला खुलवाने के साथ ही पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे थे। लेकिन दोस्तों, उस संवेदनशील मामले में कश्मीर शांत था। कश्मीर में कोई दंगा नहीं भड़का था सिवाय अनंतनाग के। अनंतनाग वो इलाका है जहां पर मुफ्ती मोहम्मद सईद का बड़ा होल्ड रहा है, बड़ा दबदबा रहा है।
सिर्फ उस जगह पर ही दंगे भड़के, मंदिरों पे हमले हुए, कश्मीरी पंडितों पे हमले हुए। कुछ कश्मीरी लोगों की और कुछ पॉलिटिकल पत्रकारों का ये मानना है कि ये सब मुफ्ती मोहम्मद सईद के इशारे पे हुआ था। मौका था तो केंद्र सरकार ने मार्च के अंदर कश्मीर की सरकार को बर्खास्त कर दिया और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। करीब 7 महीने तक वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू रहा। फिर राजीव गांधी ने आगे बढ़कर एक पॉलिटिकल सेटलमेंट किया। फारूक अब्दुल्ला, गुलाम मोहम्मद शाह, उनके बहनोई जो चीफ मिनिस्टर बने थे उनको हटा के, और मुफ्ती मोहम्मद सईद को बैठाकर एक गठबंधन बनाया और नवंबर में सरकार बनाई। वापस फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने और उसके बाद मार्च 87 में वहां के लोकल इलेक्शन, विधानसभा के चुनाव डिक्लेयर किए। अब खेल देखिए, उस वक्त कश्मीर की सारी बड़ी पार्टियां एक साथ हो चुकी थी। फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, जो सबसे बड़ी पार्टियां थी वो सब गठबंधन में थी। तो सबको लगता था कि ये तो एक तरफा जीत है। लेकिन यकादक वहां की जितनी भी इस्लामिक पार्टियां थी उन सब ने मिलकर एक गठबंधन बनाया, एक मोर्चा बनाया। उस मोर्चे का नाम था मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट और उसके नेता थे मौलवी अब्बास अंसारी। मौलवी अब्बास अंसारी के नेतृत्व में एक मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट खड़ा हुआ इस गठबंधन के सामने और उसने सारी विधानसभाओं पर अपने कैंडिडेट खड़े किए। अंदर खाने बात यह भी है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद का भी उनको समर्थन था। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का जो चुनाव चिन्ह था वो कलम और दवात था। तो मुफ्ती मोहम्मद सईद क्या करते थे, कांग्रेस की जितनी भी रैलियां होती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जितनी भी रैलियां होती थी, उसमें अपने हाथ में एक पेन रखते थे और उस पेन को एक हाथ से दूसरे हाथ में घुमाते रहते थे। इशारा साफ था कि रैली भले ही कांग्रेस की हो रही हो लेकिन वोट जनता को मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को देना है। इंटरनली वो उनको सपोर्ट कर रहा था और उसमें कई अलगाववादी संगठन भी शामिल थे जिसमें जमाते इस्लामी भी शामिल था। उसी का एक कैंडिडेट था सैयद मोहम्मद शाह। सैयद मोहम्मद शाह श्रीनगर की अमीरा कदल सीट से चुनाव लड़ रहा था MUF के टिकट पे और उसके सामने चुनाव लड़ रहे थे गुलाम मोहम्मद शाह के भाई, पूर्व मुख्यमंत्री के भाई गुलाम मोइनुद्दीन शाह। ये विधानसभा का जो रिजल्ट था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था और उसका पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं। MUF का दबदबा और MUF की कैंपेनिंग बहुत अच्छे से चल रही थी, लोगों की भीड़ उसमें उमड़ रही थी। उस वक्त कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा लिया। करीब 75% से ज्यादा वोटिंग हुई थी 87 के चुनाव में। उसके बाद आज तक कश्मीर के विधानसभा में इतनी वोटिंग नहीं हुई जितनी 87 के चुनाव में हुई थी। ये एक सच है। तो MUF को जबरदस्त समर्थन मिल रहा था लेकिन पॉलिटिकल पंडित ये मानते थे कि वो करीब 10-15 सीटों पे चुनाव जीत जाएंगे और एक मजबूत विपक्ष के रूप में फारूक अब्दुल्ला के सामने खड़े होंगे। फारूक अब्दुल्ला को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। तो कुछ सीटों पे, करीब 10 से 12 सीटों पे जहां पर MUF का दबदबा ज्यादा था वहां पर धांधली करवाई गई। क्या हुआ, चुनाव नतीजों को डिक्लेयर करने में करीब हफ्ते भर से ज्यादा का टाइम लिया गया। ऐसा लोग कहते हैं कि मतपत्र बदले गए। जितने भी इलेक्शन एजेंट थे उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जेल में डाल दिया गया। गुलाम मोइनुद्दीन शाह की बात करें तो वो अपनी हार स्वीकार करके घर चले गए थे लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें वापस बुलाया और फिर विजयी घोषित किया और सैयद मोहम्मद शाह जो MUF का कैंडिडेट था उसको पराजित घोषित किया, हारा हुआ घोषित किया। आज भी लोग मानते हैं कि सैयद मोहम्मद शाह उस चुनाव को जीत गया था लेकिन चुनाव में धांधली करके उसको हराया गया था। ऐसा करीब 10 से 12 सीटों पे हुआ था और सारे MUF के कैंडिडेट जो जीतने वाले थे उन सबको हारा हुआ घोषित किया गया। रिजल्ट क्या आया, नेशनल कॉन्फ्रेंस 40 सीटों पे विजयी रही, कांग्रेस 26 सीटों पे, BJP 2 सीटों पे और MUF 4 सीटों पे विजयी रही। इस चुनाव के नतीजों ने कश्मीर की जनता को भड़का दिया और इस माहौल का फायदा उठाया पाकिस्तान ने। सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह जिसकी हमने बात की थी, अमीरा कदल सीट से जो चुनाव हारा था, वो
पीओके गया और वहां पर उसने ऑफिशियली पाकिस्तानी सेना से आतंकवादी ट्रेनिंग ली, सैनिक ट्रेनिंग ली और 1990 में उसने एक आतंकवादी संगठन बनाया जो कश्मीर का एक जाना पहचाना आतंकवादी संगठन है हिजबुल मुजाहिदीन, और उसने अपना नाम बदल के रखा सैयद सलाउद्दीन। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर के आतंकवादियों में सबसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन वही व्यक्ति था जो अमीरा कदल सीट से उस टाइम चुनाव लड़ा था, यूसुफ साहब। उसने अपना नाम बदल के सैयद सलाउद्दीन रख दिया और हिजबुल मुजाहिदीन नाम से एक आतंकवादी संगठन बनाया 1990 के अंदर। फिर बाद में सन 2000 में वो मुत्तहिदा जिहाद काउंसिल यानी कि यूनाइटेड जिहाद काउंसिल एक पाकिस्तान ने बनाई थी, सारे आतंकवादी संगठनों को मिला के उसका भी सरगना बन गया था और आज भी वो भारत के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। शायद उस चुनाव में अगर धांधली नहीं हुई होती तो ये सारा घटनाक्रम नहीं हुआ होता। अलगाववादी भी उस चुनाव में इन्वॉल्व हुए थे, चुनाव में खड़े हुए थे, शायद धीरे धीरे उन लोगों को लोकतंत्र की आदत पड़ जाती और कश्मीर इतना नहीं जलता। कश्मीर के गुनाहगार कौन है इस बात का तो हम फैसला नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर है कि 1987 के चुनाव में हुई धांधलियां कश्मीर की राजनीतिक स्थिति के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। खैर 1994 में 1994 के अंदर इंडिया टुडे के पत्रकार थे हरजिंदर बवेजा। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला का एक इंटरव्यू लिया था और फारूक अब्दुल्ला को कड़ा सवाल किया था कि क्या 87 के चुनाव में धांधली हुई थी, तो अपने चिर परिचित अंदाज में फारूक अब्दुल्ला ने चिढ़ते हुए कहा था कि क्या आप मानते हैं कि बाकी सारे चुनाव में धांधली नहीं होती? क्या आप सभी 87 के चुनावों को टर्निंग पॉइंट बताते हैं? कश्मीर में जो कुछ भी हुआ वो उस वक्त की भारत सरकार जिम्मेदार है, फारूक अब्दुल्ला नहीं, ऐसा उन्होंने चिढ़ते हुए कहा। लेकिन दबी जुबान में ये मान भी लिया कि 87 के चुनाव में धांधलियां हुई थी और उसके बाद कश्मीर के अंदर आतंकवाद अपने चरम पे पहुंचा, 90 का पूरा दशक और उसके बाद नई सदी की शुरुआत, वो सारा कश्मीर आतंकवाद की भेंट चढ़ गया। आज फिर कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि कश्मीर अब वापस पटरी पे आएगा, शांति बहाली होगी और कश्मीर भारत के साथ मिलके वापस एक शांति प्रिय और इंसानियत से भरा, भाईचारे से भरा एक राज्य बनेगा। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि कश्मीर समस्या के हल अगर आपको ढूंढना है तो वो मिलेगा आपको कश्मीरियत में, इंसानियत में और जमहूरियत में। हम भारत सरकार से भी अपील करते हैं कि कश्मीर में कश्मीरियत को बहाल करे, इंसानियत को बहाल करे और जमहूरियत को बहाल करे। और हमारे कश्मीरी भाइयों को ये कहते हैं कि आप सब मिलके भारत के साथ जुड़ें और भारत की विकास यात्रा में अपना सहयोग दें। कश्मीर के लोगों को और कश्मीर को हमारी तरफ से शुभकामनाएं और विधानसभा चुनाव बहाल होने की बधाई। आगे फिर कश्मीर से जुड़े और दिलचस्प किस्से आपके लिए लेकर आएंगे इस नई सीरीज कश्मीर फाइल्स में। तब तक लॉजिश एंड आंसू के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।